तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको बनाने में लगभग 16 साल लग गए और जिसके गाने आज भी बहुत ज्यादा हिट हैं। चलते चलते इस फिल्म को बनाने के प्रोसेस में कौन कौन सी दिक्कतें आई, कौन कौन से अप्स डाउन्स आए और उस 16 सालों में क्या हुआ, इस कहानी पे ही अपने आप में एक फिल्म बन सकती है। तो दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं सुपरस्टार एक्ट्रेस मीना कुमारी की आखिरी फिल्म और 1972 की क्लासिकल हिट पाकीज़ा के बारे में। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कमाल अमरोही साहब जो कि पाकीज़ा के डायरेक्टर भी हैं, वो अपनी बीवी यानी कि मीना कुमारी के लिए एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो कि इंडियन फिल्म्स की हिस्ट्री में मीना कुमारी का नाम अमर कर दे। और जैसे कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, वैसे ही वो मीना कुमारी को एक सॉर्ट ऑफ गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहते थे इस फिल्म के रूप में। और उन्होंने 1960 में मुगले आजम लिखी और उस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट राइटर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो उनको एक शॉर्ट ऑफ आइडिया आया कि वो एक तवायफ के जीवन पे ऐसी फिल्म बना सकते हैं जिसको एस्थेटिक वाइज, जिसको लुक वाइज इतना सुंदर, इतना एपिक और इतना ग्रांड बनाया जाए कि आने वाली फिल्मों के लिए ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हो। और उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बनानी है फिल्म पाकीज़ा। कुछ साल इस फिल्म के बनने की प्रक्रिया चलती रही और ये फिल्म लगभग 30 या 40% खत्म हो गई, लेकिन उसमें बहुत सारे व्यवधान आए, बहुत सारे रोड़े आए, यहाँ तक कि इस फिल्म के बीच में कमाल अमरोही और मीना कुमारी का डाइवोर्स भी हो गया और ये फिल्म बीच में ठप हो गई। लेकिन ये फिल्म फिर से शुरू हुई और इस फिल्म को वो सब कुछ मिला जो ये फिल्म डिजर्व करती थी, लेकिन इसमें 16 साल का वक्त लग गया। और अगर हम इस फिल्म के इस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि 16 सालों का संघर्ष कैसा रहा, कौन कौन सा व्यवधान आया, तो मुझे लगता है एक अलग वीडियो लगेगी। तो अब हम बात करते हैं इस फिल्म के बारे में डायरेक्ट। यार फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि नरगिस नाम की एक तवायफ है जो कि शहाबुद्दीन नाम के एक ऐसे शख्स से प्यार करती है जो कि बहुत वेल नोन फैमिली से आता है। और शहाबुद्दीन भी नरगिस से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जब शहाबुद्दीन नरगिस को कोठे से उठाकर अपने घर पे ले जाता है तो शहाबुद्दीन के फैमिली के जो ग्रैंड मुखिया होते हैं वो शहाबुद्दीन और नरगिस के रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, जिससे कि नरगिस वहां से भाग जाती है और भाग के कब्रिस्तान में रहने लगती है। शहाबुद्दीन नरगिस को बहुत ही ज्यादा खोजने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसको नरगिस नहीं मिलती है और नरगिस उसके कुछ ही दिनों बाद एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है जो कि शहाबुद्दीन की ही बेटी रहती है। और उस बच्ची को जन्म देकर नरगिस की मृत्यु हो जाती है। नरगिस और नरगिस के बच्ची के बारे में उसके बहन को पता चलता है। उसकी बहन नरगिस के बच्ची को वापस उठा लाकर कोठे पे उसका पालन पोषण करती है और उसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी तवायफ बना देती है। और इस फिल्म में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हैं कि राजकुमार का कैरेक्टर आता है। राजकुमार का कैरेक्टर भी शहाबुद्दीन के कैरेक्टर से रिलेटेड है और वो लोग आपस में चाचा भतीजा जैसा कुछ रिलेशन है। और जब राजकुमार का कैरेक्टर आता है तो राजकुमार के कैरेक्टर को जो शहाबुद्दीन की बेटी होती है उससे प्यार हो जाता है। और क्या राजकुमार का कैरेक्टर जो कि शहाबुद्दीन का भतीजा है, जो कि नरगिस की बेटी से प्यार करता है जिसका नाम साहिद जान है, उन दोनों का मिलन हो पाएगा क्योंकि दोनों सेम फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और वही मामला वहां भी फंस सकता है जो कि शहाबुद्दीन वाले मामले में फंसा था। तो फिल्म की मोटा मोटी कहानी यही है। अब इस फिल्म के प्लॉट पॉइंट को छोड़कर अब हम इस फिल्म के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़ते हैं और इस सीक्वेंस में हम बात करेंगे सबसे पहले इस फिल्म के अच्छे एस्पेक्ट्स के बारे में। तो यार दोस्तों अगर मुझसे कोई कहे कि आप पाकीज़ा फिल्म के अच्छे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करो तो मैं बात शुरू करूंगा इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की। जी हाँ, इस फिल्म के म्यूजिक से पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की। भाई इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है, आप इस फिल्म के दृश्यों को देखकर महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये फिल्म आज के 50-60 साल पहले शूट की गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के दृश्य और इस तरीके की सिनेमेटोग्राफी आज की फिल्मों में भी बहुत कम नजर आता है। जबकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और इतने ज्यादा कैमरा का विकास हो चुका है, उसके बाद भी इन कंपैरिजन आप देखेंगे कि जिस तरीके के दृश्यों को इस फिल्म में फिल्माया गया है इतने सुंदर, इतने अद्भुत हैं और कई कई दृश्य ऐसे मालूम होते हैं जैसे कि वो एक पेंटिंग। और इस काम के लिए वाहवाही बनती है इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर जोसेफ विट्सिंग की, जो कि एक जर्मन सिनेमेटोग्राफर थे। अगर मैंने उनका नाम अगर सिर्फ जोसेफ ही ले, क्योंकि मैं उनका नाम अगर ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो भाई एक जर्मन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे और भाई इन्होंने इस फिल्म में इतना ज्यादा अच्छा काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की बनने की प्रक्रिया के दौरान इनकी मौत हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जितने भी दृश्यों को इन्होंने फिल्माया है वो वाकई में आगे आने वाली फिल्मों के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। और मुझे लगता है 1972 या 73 के समय में ना केवल भारतीय सिनेमा में बल्कि वर्ल्ड सिनेमा में वो सिनेमेटोग्राफी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस समय के सिनेमा में सिनेमेटोग्राफी को उस तरीके से देखा जा रहा था। और वाकई में
आने वाली फिल्मों के लिए इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एक मील का पत्थर साबित हुई। और इस फिल्म की दूसरी सबसे अच्छी बात है इस फिल्म का म्यूजिक। और ये बात आपसे छुपी नहीं हुई है कि इस फिल्म के गाने कितने ज्यादा फेमस हैं और कितने ज्यादा आज भी क्लासिकल हिट माने जाते हैं, और आप भी कई बार अपने घर में बजा के सुनते होंगे। और इस फिल्म के गाने लिखे थे गुलाम अहमद साहब ने। और मैं आपको बता दूं कि गुलाम अहमद साहब की भी इस फिल्म की बनने की प्रक्रिया के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और गुलाम अहमद साहब ने इस फिल्म के लिए 16 गाने लिखे थे, जिसको बाद में 16 से घटाकर 6 कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है दोबारा जब गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म के अनफिनिश्ड काम को देखकर कमाल अमरोही साहब को उनके घर जाकर कन्विंस किया था। और इवन उन्होंने मीना कुमारी जी को भी उनके घर सेपरेटली जाकर समझाया था कि आप लोग ये फिल्म बनाएं क्योंकि इतनी कमाल की फिल्म है। और दोबारा जब ये फिल्म रिशूट होना स्टार्ट हुई तो ऐसा कहा गया कि इस फिल्म के गानों को चेंज कर दिया जाए, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने कहा नहीं, गुलाम अहमद साहब ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं तो गाने चेंज नहीं हो सकते। और आप जानते हैं कि ये गाने आज के जमाने में कितने ज्यादा बड़े हिट। और इस फिल्म का तीसरा सबसे अच्छा एस्पेक्ट है इस फिल्म का सेट डिजाइन। और ऐसा माना भी जाता है कि इस फिल्म का सेट डिजाइन एक ऐसी चीज थी जो कि कमाल अमरोही साहब ने खुद इस फिल्म में की थी। और इसके कारण इस फिल्म को बनने में इतना ज्यादा लंबा समय लग गया, क्योंकि लगभग 16 साल का समय ही नहीं लगा, लगभग उतने ही ज्यादा पैसे लगे, जिसके कारण इस फिल्म का ड्यूरेशन और बजट ओवर होता चला गया। और थ्रू द टाइम इस फिल्म के कास्ट और क्रू में एक तरह की निरस्ता आ गई थी और लोगों को लगता था कि ये फिल्म कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। लेकिन भाई साहब कमाल अमरोही जी अपने प्रेम को अमर करना चाहते थे, और उन्होंने जब इनिशियली फिल्म बनाना स्टार्ट किया था तो वो मीना कुमारी जी को एक ऐसा तोहफा देना चाहते थे जिसके कारण मीना कुमारी जी का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो जाए, और इसलिए वो ये फिल्म बनाना चाहते थे। और जब आप इस फिल्म के सेट डिजाइन, इस फिल्म का म्यूजिक, इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए काम किया। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की डिटेलिंग इतनी ज्यादा कमाल की है। आप देखेंगे कि जब बीच में मीना कुमारी जी डांस कर रही है और पीछे दूसरे सेट पे, दूसरी बिल्डिंग पे एक दूसरी को डांसर डांस कर रही है, और उसके पीछे एक दूसरी बिल्डिंग पे वो पूरा सीन इस तरीके से दर्शाया गया है, इस तरीके से फिल्माया गया है, आपको पता चलेगा कि जब वो कोठे वाले सीन आते हैं और जब डायलॉग्स और संवाद हो रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में गालिब की गजल और बैकग्राउंड में वो मेलोडियस आवाज आती है बेगम अख्तर की। मतलब कि आपको लगेगा कि आप उस ईरा में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और वाकई में इसके सेट डिजाइन का काम इतना ज्यादा अच्छा है, और उस समय में भी ये काम बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। मतलब वाकई में ये इतना ज्यादा अद्भुत काम है कि मुझे लगता है कि इस तरीके की डेडिकेशन अब शायद आज के फिल्म मेकरों में नहीं रह गई। और मैं इतनी देर से इस फिल्म के अच्छे एस्पेक्ट्स के बारे में बात किए जा रहा हूँ, तो आप लोगों को लगेगा कि क्या मुझे ये फिल्म पसंद आई, क्या आपको भी ये फिल्म देखनी चाहिए। तो थोड़ा सा सब्र रखिए और मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अभी तक मैंने इस फिल्म के बारे में जितनी बातें भी कही हैं वो सारी बातें 100% सत्य हैं, लेकिन मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूँ वो भी 100% ट्रुथ होगी। और भाई हम लोग बात करेंगे इस फिल्म का खराब एस्पेक्ट की। तो भाई इस फिल्म का सबसे खराब एस्पेक्ट है इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। जी हाँ, आपने सच सुना, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और इस फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा खराब है, अपने आप में इसका स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि बहुत सारे सब प्लॉट्स को इसकी कहानी अधूरा छोड़ देती है। क्या कहना चाहती है कई बार, क्या नहीं कहना चाहती है, ऐसे ऐसे मेटाफर्स का इस्तेमाल करती है, ऐसी ऐसी चीजें कहना चाहती है जो कि कन्वे नहीं हो पाती, जो कि पोर्ट्रे नहीं हो पाती। मैं आपको बता दूं, ये फिल्म नरगिस और शहाबुद्दीन की जिस प्रेम कहानी को लेकर चलती है, ऐसा लगता है कि किसी बड़े फलक को खोलेगी, कहानी छूट जाती है और हम उसके 15-20 साल आगे बढ़ते हैं और हम लोग साहिब जान और सलीम अहमद यानी कि राजकुमार साहब की प्रेम कहानी वाला प्लॉट देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद कमाल अमरोही साहब बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं कि उनको नरगिस या शहाबुद्दीन वाली कहानी पे फोकस करना था या कि साहिब जान और सलीम अहमद वाली कहानी में फोकस करना था। मैं आपको बता दूं कि इनका मेन फोकस अल्टीमेटली साहिब जान वाली कहानी पर होता है। इवन राजकुमार का जो कैरेक्टर है सलीम अहमद और जो मीना कुमारी का दूसरा कैरेक्टर है साहिब जान, उन दोनों के बीच की जो प्रेम कहानी दिखाई गई है उसमें इमोशनल एस्टेब्लिशमेंट एकदम नहीं दिखाई देता और पता नहीं कौन कहां से कहां किसकी तरफ चला आ रहा है। और इवन एक जो दूसरे नवाब वाला कैरेक्टर है उसका सब प्लॉट ये लोग खाली ही छोड़ देते हैं, उसको कहीं भी मार देते हैं और बाद में उसका कुछ पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली में उसके साथ हुआ क्या। तो ऐसे बहुत सारे सब प्लॉट्स को खाली छोड़ देती है और बहुत सारे पिछले सब प्लॉट्स को जो पूरी फिल्म में कहीं नहीं नजर आता है आखिरी में आउट ऑफ नोवेयर लाके जोड़ देते हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि कमाल अमरोही साहब को सिर्फ इसकी शुरुआत और इसकी एंडिंग पता थी। उनको ये पता था कि इस फिल्म की शुरुआत कहाँ से करनी है और इस फिल्म को खत्म कहाँ से करना है, और बीच में उन्होंने पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया है, खूबसूरत शॉट्स लिए, अच्छा म्यूजिक बनाया और इसके सहारे उनको लगा कि मतलब कुछ भी जोड़ दिया गया है इस फिल्म में। तो मैं इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के स्क्रीन प्ले से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। अभी रिसेंट में एक फिल्म आई थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जिसमें एक डायलॉग है कि राइटर बाप होता है,
तो ये फिल्म उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि राइटर बाप कैसे होता है। अगर बाप अच्छा ना हो तो मतलब कि कमाल अमरोही साहब वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम, बट मुझे लगता है कि वहां पे उस फिल्म में, उस स्पेसिफिक फिल्म में उनसे चूक हो गई। और मतलब इस फिल्म की जो कहानी है बहुत ही ज्यादा बड़ी डिजास्टर है। और ये सिर्फ मेरे ही विचार नहीं, आप स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं कि उस समय के सबसे बड़े फिल्म क्रिटिक एस जे बनर्जी के भी थॉट्स कुछ मुझसे मिलते जुलते हैं। और ये फिल्म जो बहुत बड़ी हिट भी हुई बाद में, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज के बाद मीना कुमारी जी का डेथ हो गया था, जिससे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को काफी ज्यादा बड़ा पुश मिला। और ये फिल्म मतलब इस फिल्म ने जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट थे, और मतलब ये फिल्म उतना तो डिजर्व करती है जितना बड़ी हिट थी ये फिल्म, लेकिन ये मुगले आजम होना नहीं डिजर्व करती थी, ये मेरा मानना है। तो यार अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि इस फिल्म को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, और अगर ये फिल्म मुझे इतनी ही खराब लगी है तो मतलब मैं क्यों ही इस फिल्म को रिव्यू कर रहा हूँ। तो देखो यार, ये फिल्म YouTube पे फ्री में पड़ी हुई है और ये 1972 की फिल्म है। तो इस फिल्म में जितनी ज्यादा खासियत है, इनकी बहुत सारी कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास 2-2.5 घंटे का टाइम हो तो आप एक बार तो जरूर ही देख लें इस फिल्म को। और मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, मैं तो किसी को भी नहीं रोक पाया यार, उसको भी नहीं रोक पाया। अरे यार वो वीडियो देख रही होगी, हाँ सॉरी। हाँ तो ये बात है, अगर आप लोग 2-2.5 घंटे खर्च करके फिल्म देखना चाहते हैं तो मैं आपको एकदम नहीं रोकूंगा, जैसे कि मैं उसको नहीं रोक पाया। अरे ऑफसेट, हाँ ठीक है। हाँ तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।